Sri Krishna Mohan is a lecturer in a private college. Following are the details of his income for the previous year. इतना बेसिक सैलरी दिया है 15,000 पर मंथ, तो बेसिक सैलरी लेंगे 15,000 पर मंथ. कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी. बेसिक सैलरी दिया है 15,000 पर मंथ. उसके अलावा दिया हुआ है डियरनेस अलावेंस 12,000 पर मंथ. डियरनेस अलावेंस 12,000 पर मंथ. फिर सिटी कंपल्सरी अलावेंस दिया हुआ है CCA 2400. इसे तो सीधे अमाउंट दिया है. फिर मेडिकल नहीं है, HRA दिया है 3,000 पर मंथ. तो HRA है 3,000 पर मंथ. उसमें से लेस होगा एग्जेम्पशन. अभी देखते क्या होगा. 10, 13A. रेम्युनरेशन रिसीव्ड एज एग्जामिनर, ये अदर सोर्स में जाएगा. सुनो, ये लेक्चरार है ना, और लेक्चरार यानी कि टीचर है, तो टीचर है तो उसको एग्जामिनर बनेगा ही, और एग्जामिनर में उसको फीस मिलेगी ही मिलेगी. ठीक है. हाँ, ये परक्विसिट्स नहीं होगा, ये बेसिकली ये भी उसकी सैलरी का ही एक हिस्सा रहेगा. हाँ. उसके बाद से क्या है. हाँ, लेकिन ये इसको सुनो, ये अदर सोर्स का ही पार्ट बनता है, सैलरी का नहीं है. ये अदर सोर्स हमने बताया था ना, अदर सोर्स में जाएगा. इसको अदर सोर्स में डाल देंगे. फिर क्या है तुम्हारे पास. He is a member of his statutory provident fund to which he contributes 8% of his salary, और the college also contribute an equal amount. Statutory provident fund में मैंने बताया भी था कि ये गवर्नमेंट वाला हिसाब किताब होता है, तो इसमें कितना भी कर लो वो एग्जेम्प्ट होता है, याद होगा. ठीक है. एक होता है रिकॉग्नाइज और एक होता है अनरिकॉग्नाइज और एक होता है स्टैट्यूटरी. उसके बाद से कह रहा है कि ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही स्पेंट ₹2,000 ऑन बुक्स परचेज फॉर टीचिंग पर्पस एंड यूज्ड हिज ओन स्कूटर फॉर पर्सनल एज वेल एज कॉलेज वर्क. तो सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा बुक्स का. ये खुद खरीदा है, तो जब खुद खरीदा है तब तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि ये परक्विसिट्स है ही नहीं. जब खुद अपने पैसे खरीद रहा है तो थोड़ा ना परक्विसिट. जब एम्प्लॉयर खरीद के देगा, ठीक. और उसी तरह स्कूटर भी है, तो स्कूटर भी एम्प्लॉयर ही खर्चा, मतलब एम्प्लॉयर का स्कूटर, सॉरी एम्प्लॉय का स्कूटर है, और खर्चा भी कौन कर रहा है. एम्प्लॉय कर रहा है. तब कुछ होगा ही नहीं, तो सोचना ही नहीं है. तो सिंपल सी बात है. तो बुक और स्कूटर का उसको कोई छूट नहीं मिलेगा. और उसके बाद से है वो रेंटेड हाउस में रहता है, और रेंट कितना है 5,000 पर मंथ. तो ये HRA मतलब वर्किंग करेंगे. He was sent by the college to attend orientation seminar. The college spent ₹2,000 for the purpose, including his first class fare to the. तो ये सब क्या होता है, ये सब एग्जेम्प्ट होता है, ये सब नॉन टैक्सेबल होता है जितना भी है. अरे सेमिनार एंड ओरिएंटेशन होता है, तो टीचर्स को भेजा जाता है कॉलेज की तरफ से कि जाओ वो अटेंड करके आओ, उसका सारा खर्चा हम बियर करेंगे. तो ऑब्वियस सी बात है वो कॉलेज ऑफिशियल पर्पस के लिए जा रहा है, तो उसका कोई होगा ही नहीं, तो वो एग्जाम्प्ट कर देंगे. बस हमको एक HRA की वर्क ही करी और काम खत्म. क्वेश्चन और तो हम लोग सब कर लिए ना.
15 इंटू 12 कितना होगा? 1,80,000 और 12 इंटू 12 हो जाएगा 1 लाख। बस HRA की वर्किंग देखो, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जेम्प्ट, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। बताओ कितना है लिस्ट में? पहला क्या होगा? एक्चुअल कितना रिसीव हुआ है? 36,000। रेंट कितना पे किया है? 5,000 पर मंथ है, इसका मतलब रेंट पेड तुम्हारा हो जाएगा 5,000 पर मंथ, यानी कि 5,000 गुणे 12 और उसमें से माइनस कर देंगे 10% ऑफ सैलरी, और सैलरी कितनी हमको पता नहीं है। तीसरा क्या है? 40 या 50%। कहाँ पे रहता है? कुछ नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया है तो छोड़ दो। हाँ, और मीनिंग ऑफ सैलरी में क्या जाएगा सर? मीनिंग ऑफ सैलरी में बेसिक सैलरी रहेगा। अगर डीए लेंगे जब रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट होगा, लेकिन रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट नहीं है तो नहीं लेंगे, तो बस बेसिक सैलरी लेंगे और कमीशन है ही नहीं। तो बेसिक सैलरी है तुम्हारा 1,80,000, इसी का 10% निकाल दो और इसका भी निकाल दो। 18 चौक 72,000, यहाँ पे 72,000, यहाँ पे माइनस करने पे कितना आएगा? 60,000 माइनस 18,000, माइनस 18,000 कितना आ जाएगा? 42,000। और यहाँ पे 36,000। इन तीनों में सबसे कम क्या है? तो ये 36,000 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ लिख दो 36,000 माइनस 36,000, यहाँ पे हो जाएगा एग्जाम। इन सबको जोड़ दो, 180, 280, 600 कहाँ से आ रहा है? तो 400 और 3,26,000, हाँ 3,26,000 आ सकता है। इसमें से माइनस कर दो 50,000 का डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000। अरे तुम लोग सब 2,76,000। इजी था, ठीक है। तब एक और करो, टफ दे कि आसान दे? नहीं टफ ही दीजिए, आसान वाला। क्वेश्चन नंबर 32 करो। क्वेश्चन नंबर 32, टाइम दे रहे हैं 12 मिनट। आराम से करने दीजिए। ठीक है 13 मिनट। पानी लेते आ रहे हैं। लाओ खत्म करें फटाक से। चलो देखो, in the previous year Shri Shyam Lal was an employee is in an office of on a monthly salary of 18,000, ठीक है। He was a member of an unrecognized provident fund to which he contributes 10% of his salary and his employer also contributed an equal amount. On 1 अगस्त 2019 he resigned and joined another office on the same day। बस समझ में आ गया। Office on the same day on 20,000 per month he received 80,000 from the unrecognized provident fund, which include 20,000 as interest in the provident fund, of which half of the amount consisted by the employer's contribution and interest thereon. In his new employment he contributed 15% of his basic salary to a recognized provident fund and his employer contributed 20,800. He was provided with an unfurnished rent free house in a town population less than 10 lakh by the second employer, the municipal valuation of which was 2,000 per month, ठीक है। Finally salary income for the year, फलाना दिमाग का छोड़ दो, यही है ना। और सैलरी हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि कब ड्यू होती है? लास्ट डे ऑफ ईच मंथ। बस देखो, केवल हम बात करेंगे अभी प्रोविडेंट फंड की। आओ जरा समझे प्रोविडेंट फंड क्या होता है। प्रोविडेंट फंड, जरा एक बार प्रोविडेंट फंड के बारे में फिर से पढ़ो तुम लोग।
अच्छे से दिए है। प्रोविडेंट फंड जो क्वेश्चन बोला है वो उसको एक बार पढ़ो। He was a member of unrecognized provident fund to which he contributed 10% of his salary, and his employer also contributed an equal amount. पहले तो वो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में 10% ऑफ हिज सैलरी कंट्रीब्यूट करता है और उतना ही अमाउंट उसका एम्प्लॉयर भी क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है, यही ना। अच्छा फिर क्या कर रहा है? फिर उसके बाद सर on 1st August 2019 he resigned and joined another office on the same अब day. रुक जाओ। ये है प्रोविडेंट फंड, लेकिन ये है यूआरपीएफ यानी कि अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। इसमें एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट कर रहा है और इसका एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन एम्प्लॉयर तो मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता है, काम ही खत्म हो गई क्योंकि अनरिकॉग्नाइज्ड है। तो इस केस में 10% ऑफ सैलरी इसका है और 10% ऑफ सैलरी ये भी कंट्रीब्यूट करता है। अच्छा अब क्या कह रहा है इसके बाद? एक कौन सी तारीख को? 1 अगस्त 2019 को ये क्या कर रहा है? रिजाइन कर दिया और कहीं और ज्वाइन कर रहा है। कितना बैलेंस था इसमें? सर इसमें था हमारा ये पीएफ आया सर 1800 आया सर। नहीं, ही रिसीव 80,000 फ्रॉम द अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड विच इंक्लूडेड 20,000 ऑन इंटरेस्ट। ये पूरा 80,000 रुपए था, ठीक है। और ये पूरा का पूरा किसको मिल रहा है? एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के समय, ठीक। अच्छा कहाँ 1800 की बात कहाँ आ गई थी? सर ऊपर वाला 18,000 पे सर। आप अरे उससे मतलब नहीं है, अभी तो हम सिर्फ प्रोविडेंट फंड की बात कर रहे हैं ना। 80,000 रुपए इसके बैलेंस था जिसमें 20,000 किसका था? इंटरेस्ट का था। यही पढ़े थे ना हम लोग, बोलो यही था। हाँ सर ऊपर भी तो लिया अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूटेड 10%। हाँ तो 18,000 10% वो करता रहा होगा, हमसे क्या मतलब है, ठीक। हम ये कह रहे हैं कि उसका 10% तो वैसे भी हम उसकी सैलरी में इंक्लूड कर ही दिए थे, वो सबसे मतलब नहीं। हमारा बेसिक मतलब है कि कितना बैलेंस था? 80,000 का था। अब ये जो 80,000 का बैलेंस है यही उसको मिल रहा है। तो इसके पहले तो हमको पता ही नहीं था कोई फंड भी है, इसके पहले तो हमको पता ही नहीं था क्या कोई फंड भी है, क्योंकि अनरिकॉग्नाइज्ड था। लेकिन जब रिटायर हो रहा है तब मुझे पता चल रहा है कि तुमको 80,000 क्या हो रहा है, मिल रहा है। और ये 80,000 पे क्या लग जाएगा? टैक्स लग जाएगा। इतनी बात समझ में आई? अब इस 80,000 में 20,000 किसका है, जल्दी बताओ। तो इंटरेस्ट तो इसमें लगेगा ही नहीं, इंटरेस्ट किसमें जाएगा? अदर सोर्स में। काम खत्म हो गया। कितने पे? 60,000 पे। 60,000 जाएगा ना 20,000। 80,000 तो इसी का था, बोलो। अब 80, अब ये इसी तरीके से अब एक और चीज सुनो। अब ये 80,000 में दो हिस्सा होगा भाई। 40,000 किसका होगा और 40,000 किसका होगा? इस 40,000 में तो पहले के ही टैक्स लग चुका होगा हर साल के हिसाब से, लेकिन ये जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होगा उस पे नहीं लगा होगा। अगर हम गलत है तो बताओ। नहीं गलत आप नहीं है सर, आप एकदम सही जा रहे हैं, ठीक। और उसी तरीके से इसका भी तो होगा बाइफरकेट। 10,000 का इंटरेस्ट और 10,000 का इंटरेस्ट, ठीक है। ये सीधी सी बात है कि 40,000 इसमें इंक्लूडेड है ना 80,000 में? 20,000 सर। हाँ ठीक है, वही चीज है, ठीक। तो ये 20,000 का जो इंटरेस्ट है, इस 20,000 में 10,000 किसका होगा? एम्प्लॉयर का, और 10,000 एम्प्लॉय का। ये भी अदर सोर्स में जाएगा और ये ऑलरेडी इस पे टैक्स लग चुका होगा अदर सोर्स में। तो हमको जो पहले से लग चुका है उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक। हमको किससे मतलब रहेगा? इस वाले से। इस वाले में कितना जाएगा? 30,000 इसका और ये 10,000 अदर सोर्स में, ठीक। 30,000 क्योंकि 80,000 का मतलब 80,000 में 20,000 इंक्लूडेड यानी कि कितना होगा? 60,000 होगा ना।
तो 60 में 30 और 30 होगा ना, बोलो, क्योंकि इंक्लूडेड है 20,000। तो यानी कि इसका मतलब कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कितना होगा, 30,000 होगा, और ये एम्प्लॉयर क्या होगा, कंट्रीब्यूशन होगा, और इस पर क्या लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा। 30,000 लगेगा सैलरी के अंदर में और 10,000 लगेगा अदर सोर्स के अंदर में। समझ में आया कुछ? चलो अब इसके बाद से बाकी क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम लोग इसका समझते हैं हिसाब किताब। जरा बताओ, यहीं पे निकल लगा देंगे हम लोग। क्या क्या दिया है बताओ तो। बेसिक सैलरी कितना है, 18,000 पर मंथ। नहीं सर, तो ये बताओ, ये अप्रैल रहा है, मई रहा है, जून रहा है, जुलाई रहा है ना। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, कितने महीने रहा है, अप्रैल मई जून। तो 18 इंटू 4 72,000। हाँ तो तुम लोग तेज बच्चे हो भाई। अरे हद है, गजब तेज भी ना बोले। अच्छा और बताओ, बेसिक सैलरी के बाद क्या मिलता है, 10% वो हो गया सब। और उसके बाद से वो फिर ज्वाइन किया है, तो पहले इसी में 30,000 रुपया अनरिकॉग्नाइज का ट्रांसफर करने वाला टैक्स लगा दो, 30,000 रुपया। ठीक है। और ये इसका, ये जो दूसरे ऑफिस में ज्वाइन किया, इसका 20,000 पर मंथ। क्या चीज, हाँ हाँ, उसका भी 20,000 पर मंथ, यानी कि अब न्यू एम्प्लॉयमेंट, न्यू एम्प्लॉयमेंट में क्या हो जाएगा, कितने पे, 20,000 पे है, हाँ सर, 20,000। तो बेसिक सैलरी हो जाएगा 20,000 और कितना महीना, 40,000। वाह शाबाश, अच्छा नहीं, ये अच्छा है। शाबाश मेरे, है ना। शाबाश मेरे शेर, शाबाश। अब हम बात करेंगे कि रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का, बोलो। He contributed 15% of his basic salary to a recognized provident fund and the employer contributed 20,800. Employer कितना contribute कर रहा है, 20,800। तो आरपीएफ में कितना डाल देंगे, 20,800, बोलो। लेकिन हम माइनस कितना करते हैं, 12% ऑफ सैलरी। 12% ऑफ सैलरी का मतलब इसी का 12%, तो 12% बताओ कितना होगा, 19,200। हाँ बोलो बोलो बोलो, नहीं बोल दो, 1600। ठीक, आरपीएफ हो गया, और क्या बचा सर, और तो कुछ मुझे दिख नहीं रहा है। नहीं, अब नीचे ये तो पॉपुलेशन है इसकी 10 लाख से कम, और घर उसका एम्प्लॉयर का है, तो सीधा सा मतलब है 7.5% ऑफ सैलरी। तो आरएफए निकाल देंगे हम लोग 7.5% ऑफ सैलरी, और सैलरी का मतलब क्या होगा, बस बेसिक सैलरी। तो बेसिक सैलरी कितनी थी, 1,60,000, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 12,000, पता नहीं कितना आएगा, निकालो जरा। अब आ जाएगा, हम लोग पहले 12 से किए थे। हाँ ये 12,000 आएगा नहीं, पर ये बताओ, निकालो जी, करो आयुषी। हाँ सर सही है, 12,000 आ गया सर, आ गया सर। बस ठीक। 50,000 माइनस करने पे कुछ नहीं आ रहा है जी, गड़बड़ आ रहा है। ये हम सही जोड़े, एक बार चेक कर लेना। तो इसका मतलब हमको लगता है ना, गलत नहीं, वो 10,000 जो इंटरेस्ट का है वो भी इसी में डालना है। चलो अच्छा देखते हैं कितना आएगा ये, सही से जोड़ना, जरा हमको लगता है हम गड़बड़ भी जोड़ सकते हैं। 2,75,600। इसका मतलब कि हम सही जोड़े हैं, 10,000 रुपये इंटरेस्ट का भी, 40,000 बस ठीक है। इसको ये जो 30,000 था वो अदर सोर्स में ले जाएगा, हाँ, अब जोड़ते हैं। यानी कि वो पूरा मानेगी वो सैलरी की तुमको दे रहा था। ठीक है। ठीक है, छाप लो।